नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से। देश की कामकाजी महिलाओं, खासकर निजी स्कूलों में पढ़ने वाली टीचर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों की देखभाल के लिए विशेष छुट्टी का अधिकार मिलेगा। अब तक ये सुविधा मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों की महिला शिक्षकों को दी जाती थी। अदालत ने इस फैसले को महिलाओं के अधिकारों और कार्यस्थल पर समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में काम करने वाली हजारों महिला शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की महिला टीचर्स भी सरकारी स्कूलों की शिक्षिकाओं की तरह चाइल्ड केयर लीव पाने की हकदार हैं। ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारियर की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी महिला शिक्षकों का अधिकार है और इसे सामान्यता के मौलिक अधिकार से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अब तक कई निजी स्कूलों में महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा नहीं मिलती थी। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, बीमारी या उनकी विशेष ज़रूरतों के समय शिक्षिकाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब अदालत के इस फैसले के बाद निजी स्कूलों को भी इस सुविधा को लागू करने का फैसला यहाँ पर सुना दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अपनी महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल से जुड़े आवश्यक छुट्टियों से वंचित नहीं रख सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि कामकाजी महिलाओं पर परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी का अतिरिक्त बोझ होता है, इसीलिए उन्हें उचित सहायता और अधिकार मिलना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले का आधार दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के 111 को बनाया है। इस नियम के अनुसार निजी स्कूलों के कर्मचारियों को भी सरकारी स्कूल के कर्मचारियों जैसी छुट्टियों और सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, यानी दोनों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर सरकारी स्कूल की महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है, तो निजी स्कूल की शिक्षिकाओं को इससे वंचित रखना उचित नहीं है। कानून का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को समान अवसर और समान अधिकार देना है। इस फैसले को महिला अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्ध माना जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे महिला शिक्षकों को अपने परिवार और परिवेश जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। महिला संगठनों और शिक्षकों के विभिन्न समूह ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाओं को मानसिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और वो अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपने प्रवेश दायरे की बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, अपने दोनों काम बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। दिल्ली के हजारों निजी स्कूलों में काम करने वाली महिला टीचर्स के लिए ये फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने की मांग वो तेज हो सकती है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला कार्यस्थल पर समानता, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के बेहतर पालन पोषण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि निजी स्कूल इस फैसले को किस तरह लागू करते हैं और इसका जमीनी स्तर पर कितना सकारात्मक असर दिखाई देता है। किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत वो साबित हो सकता है। ये उन महिलाओं के लिए राहत साबित हो सकता है जो अपने घर के साथ साथ अपने बाहर के काम भी देखती हैं, नौकरी पर जाती हैं। वो टीचर्स जो स्कूल में बच्चों का ध्यान रखती हैं, लेकिन घर में भी उनका एक परिवार है, उस पर भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उनके लिए कई ज़्यादा महत्वपूर्ण और आरामदायक माना जा रहा है।
देखिए, इसी के बीच एक बहुत बड़ी खबर जो है वो लगातार निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय भवन में गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हो चुके हैं। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2047 विकसित भारत का एक बड़ा मंथन जो है यहाँ पर जारी हो सकता है। केंद्र राज्य समन्वय पर नीति आयोग में चर्चा जो है वो कई ज्यादा हो सकती है। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय भवन में गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। उसी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है 2047 विकसित भारत पर एक बड़ा मंथन जो है वो जारी होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी दूसरी खबर की ओर। देश के विकास का रोड मैप तय करने वाली नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई वरिष्ठ अधिकारी जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। इस बार बैठक का मुख्य विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक कल्याण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नई दिल्ली में आज नीति आयोग नई दिल्ली में आयोजित जो है यहाँ पर आयोजित नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी वक्त देखिए एक और बड़ी खबर लगातार यहाँ पर निकल कर आ रही है। लगातार आपको अगर हम बड़ी खबर की ओर ले जाएं तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार निकल कर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। एक और सांसद का इस्तीफा जो है टीएमसी को मिल चुका है। प्रकाश चिक्रबैका जो है उनका राज्यसभा में सदस्यता, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी जो है उन्होंने इस्तीफा यहां पर दे दिया है। लगातार बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक हफ्ते में तीसरे सांसद का पार्टी छोड़ना, कहीं ना कहीं टीएमसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी सियासी हलचल जो है वो कई ज्यादा मच गई है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। एक और सांसद का इस्तीफा टीएमसी को मिला है। प्रकाश चिक्रबैका ने जो है राज्यसभा सदस्यता छोड़ दी है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा जो है सौंप दिया है। और एक हफ्ते में तीसरे सांसद का पार्टी छोड़ना, कहीं ना कहीं बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की मुश्किलें कई ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की ये अहम बैठक जो हो रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताएं कि बैठक का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर जो है समन्वय स्थापित करना है। और इस साल बैठक की जो थीम है वो इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ विकसित भारत @2047 यानी विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है। बैठक में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि देश के हर नागरिक तक विकास का लाभ कैसे पहुंचाया जाए और जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जाए। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम सुझाव और योजना जो है बैठक में रख सकते हैं। नीति आयोग के मुताबिक इस बार चर्चा 4 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहेगी। इनमें मानव संसाधन विकास और फ्यूचर रेडी स्किल्स, रोजगार और उसके बाद स्वास्थ्य एवं पोषण, सभी के लिए समान अवसर और सम्मान जो है शामिल होगा। बैठक में युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना, स्टार्टअप और उसके बाद बढ़ावा देना तथा स्थानीय स्तर पर विकास को गति
देने के उपायों पर जो है यहाँ पर चर्चा लगातार हो सकती है। स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मुद्दे भी बैठक के प्रमुख एजेंडों में शामिल हो सकते हैं। सरकार चाहती है कि देश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले और उसके बाद जैसी समस्याओं को प्रभावी तरीके से दूर किया जा सके। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर लगातार यहां पर विचार किया जाएगा। उसके बाद बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि अपने अपने अनुभव और सुझाव साझा कर सकते हैं। नीति आयोग का मानना है कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। फिलहाल देश भर की नज़र इस अहम बैठक पर टिकी हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ लिए गए फैसले आने वाले वर्षों में देश के विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये बैठक एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2047 को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? अगर दोनों दल साथ आते हैं तो सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? अब इसको लेकर एक संभावित फॉर्मूला सामने आया है जिससे जातीय समीकरण जीतने की क्षमता और स्थानीय जनधार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्ष इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक में के बाद सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत होगा। सूत्रों के मुताबिक सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का आकार केवल राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि जीतने की क्षमता होगी, जिसमें जिस सीट पर जिस दल की स्थिति मजबूत होगी वो सीट उसी पार्टी के खाते में जा सकती है। और माना जा रहा है कि यही फॉर्मूला दोनों दलों के बीच बातचीत की नींव वो रख सकता है। जानकारी के अनुसार बातचीत शुरू होने पर सबसे पहले कांग्रेस से ये पूछा जाएगा कि वो किन जिलों और किन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद उन सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों के नाम और उनकी राजनीतिक ताकत का आकलन किया जाएगा। सपा नेतृत्व सिर्फ दावेदारी के आधार पर सीट छोड़ने के पक्ष में नहीं है। पार्टी ये देखना चाहती है कि संभावित उम्मीदवार का स्थानीय प्रभाव कितना है, पिछले चुनाव में उसे कितना समर्थन मिला है और क्षेत्र के जातीय तथा सामाजिक समीकरणों में कितना फिट बैठता है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण आज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सीट बंटवारे के दौरान उम्मीदवार की सामाजिक यहाँ पर सामाजिक जिस तरीके की छवि यहाँ पर दर्शाते हैं वो किस तरीके से दर्शाती है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच इस वक्त यही सवाल लगातार उठ रहा है। और सूत्रों का दावा है कि यदि किसी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत माना जाता है और उसके जीतने की संभावना अधिक होती है तो सपा वो सीट छोड़ सकती है। वहीं अगर किसी सीट पर सपा का उम्मीदवार ज्यादा प्रभावी है तो कांग्रेस को पीछे हटना पड़ सकता है। यानी गठबंधन की रणनीति का केंद्र केवल एक लक्ष्य होगा, बीजेपी को कड़ी चुनौती देना। इस बार समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव भी कर रही है। पार्टी चाहती है कि चुनाव की घोषणा से काफी पहले उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएं, जिससे उम्मीदवारों को क्षेत्र में काम करने और चुनावी तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
पार्टी नेतृत्व ये नहीं चाहता है कि टिकट वितरण के समय किसी तरह की नाराजगी या अंदरूनी कलह सामने आए। पिछले चुनाव के अनुभव को देखते हुए सपा पहले से ही जिला स्तर पर फीडबैक जुटा रही है। जिला अध्यक्षों, संगठन के पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से लगातार राय ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद प्रत्येक जिले और विधानसभा सीट की समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी संगठन को निर्देश दिए गए हैं कि उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल सफलतापूर्ण हो जाता है तो उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। हालांकि अभी तक दोनों दलों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि रणनीतिक, सामाजिक समीकरण और गठबंधन की मजबूती की भी बड़ी परीक्षा साबित होगा। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत कब शुरू होती है और उसका जो अंतिम फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।